तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गुड। मतलब पिछले क्लास में हमने जो पिछले क्लास में जो थ्योरी देखा था उसको कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ये हमने सीखा था। ठीक है, तो आई होप आपने उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया और उससे रिलेटिव और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो हम लोगों ने बेसिक चीजें देखा, करेंट, चार्ज, करेंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी। ठीक है, अब आज हम लोग देखते हैं सर्किट एलिमेंट्स। क्या देखेंगे हम लोग? सर्किट एलिमेंट। एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट को जो क्लासिफाई किया गया है ना, सर्किट एलिमेंट को जो क्लासिफाई किया गया है वो दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी। मेजर मेजर को उसके बाद मैं जो और भी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक के बेस पे और क्लासिफिकेशन बताऊंगा। तो एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट्स, ये दो टाइप का हमारा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कैसे एलिमेंट है? वो सोर्स है। ठीक है, सोर्स, सोर्स टाइप एलिमेंट। सोर्स टाइप जो भी एलिमेंट होते हैं उसको हम एक्टिव बोलते हैं। और लोड टाइप जो एलिमेंट होता है, लोड टाइप, उसको हम लोग पैसिव बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? सोर्स टाइप जो पावर डिलीवर करते हैं, तो जैसे कि वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, दूसरा करंट सोर्स, करंट सोर्स। और क्या हो सकता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि वो क्या करता है आपका, है ना, एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लोड टाइप किसको बोलोगे? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, गुड, और कैपेसिटेंस, है ना। अब आप बोलोगे सर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी तो कुछ समय के लिए चार्ज होता है और वो क्या करता है? डिस्चार्ज करता है। तो क्या उसको हम लोग पावर डिलीवर नहीं बोल सकते क्या? तो मैं आपको आंसर दूंगा नो। सोर्स मतलब क्या होता है? जो लॉन्ग टाइम तक, या हम बोल सकते हैं कि इन्फिनाइट टाइम तक जो क्या करता है? पावर डिलीवर करता है। बट ये जो है कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए वो क्या करती है? आपका पावर डिलीवर करती है। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए हम लोग इसको एक्टिव एलिमेंट नहीं बोलते हैं। तो ये हमारा एक्टिव एलिमेंट है, ये हमारा पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, डायोड भी है ना। पैसिव एलिमेंट में डायोड भी आता है आपका। ठीक है, ये चीजें और भी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें, तो हम जैसे जैसे आते जाएगा हम इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, देखो मेजर क्लासिफिकेशन क्या है? एक्टिव एलिमेंट है और पैसिव एलिमेंट है, ये मेजर क्लासिफिकेशन है। लेकिन बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टी भी हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, बेस्ड अपॉन बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट एलिमेंट, बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट एलिमेंट,
हम क्लासिफाई करते हैं, तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग लिखते हैं बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट्स। अब आप लोग को थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो पहला है हमारा बाई लेटरल, और इस साइड में लिख लेता हूं यूनिलैटरल। ठीक है, ये समझना चीजों को। बाइलेटरल मतलब क्या होता है, पहले समझो। बाइलेटरल मतलब क्या होता है कि यदि किसी एलिमेंट में करंट की दिशा बदल जाए, ठीक है, तो भी उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती। क्या बोला मैंने? बाइलेटरल मतलब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट में यदि करंट की दिशा बदल जाए तो उसके प्रॉपर्टी का जो बिहेवियर है वो क्या रहे, आपका सेम रहे, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल रजिस्टर, यदि रजिस्टर में मैं ऐसा करंट फ्लो कराऊं, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या आएगा? पावर जो इसमें लॉस होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। और यदि रजिस्टर में मैं ऐसा करंट फ्लो कराऊं इस डायरेक्शन में, तब भी पावर इज इक्वल टू क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आर। तो प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आया क्या? नो। करंट के डायरेक्शन को मैंने बदल दिया। पहले करंट ए टू बी जा रहा था, मान लो करंट ए टू बी जा रहा था, अब क्या जा रहा है आपका? बी टू ए जा रहा है। तो डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या रही? सेम रही। ठीक है, ध्यान से समझना। यूनिलैटरल डिवाइस, जैसे मान लो आपका डायोड, ऐसे बहुत सारे हैं। डायोड में यदि मैं इसको ऐसा करंट फ्लो कराया आई, डायोड में यदि मैं करंट ऐसा फ्लो कराया आई, तो ये डायोड क्या हो जाएगा? स्विच की तरह यदि बिहेव कर रहा है तो डायोड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सिंपल। लेकिन यदि डायोड में मैंने रिवर्स करंट फ्लो कराया, मतलब उल्टा डायरेक्शन है, पहले अभी कौन से करंट है? एनोड टू कैथोड। लेकिन डायोड में यदि करंट मेरा ऐसा फ्लो होना चाहा, कैथोड टू एनोड, तो क्या ये पॉसिबल है उल्टा करंट फ्लो होना? आइडियल डायोड सोचो तो नो। तो स्विच किसकी तरह बिहेव करेगा? स्विच ऑफ की तरह बिहेव करेगा, तो ये करंट को ये फ्लो होने नहीं देगा, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर देगा इस कंडीशन में। तो ये पॉसिबल नहीं है डायोड में उल्टा करंट फ्लो होना। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपका लीकेज करंट फ्लो बोलते हैं उसको, लीकेज होता है, और ज्यादा लीकेज यदि हो गया तो डायोड का ब्रेकडाउन ही हो जाता है, डायोड खराब हो जाता है। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे डिवाइस को मैं क्या बोला? यूनिलेटरल। कहने का अर्थ क्या है कि करंट का डायरेक्शन मैंने बदला तो उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया। ठीक है, और बाइलेटरल मतलब करंट का डायरेक्शन मैंने बदला लेकिन उसका बिहेवियर क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो आप समझो, बाइलेटरल में एक ग्राफ से मैं समझता हूं, है ना। देखो, जैसे मैं ये ग्राफ बना रहा हूं एक, ठीक है,
और एक ग्राफ मैंने क्या बनाया, ये बनाया। ठीक है, ये दो ग्राफ आपके सामने हैं। और यदि मैं आपको पूछा कि इस ग्राफ को देख के आप बताना, अगर ये मेरा v है, ये मेरा i है, यदि ये मेरा v है, ये मेरा प्लस i है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस i, ये हो जाएगा माइनस v, ये हो जाएगा आपका माइनस v, और ये हो जाएगा आपका माइनस i। तो ग्राफ को आप देख के क्या बता सकते हो क्या कि ये कौन कौन सा टाइप का डिवाइस है? तो ये ग्राफ को देख के आप कैसे बताओगे? देखो, सबसे पहले आप करंट को रिवर्स करो। एक बार आप पॉजिटिव लो, तो करंट को आपने इस दिशा में लिया, ठीक है? तो इस दिशा में आप देखोगे कि किसका ग्राफ क्या बना है, ऐसा बना है, ये ऐसा बना है, ठीक है? समझ आया कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो देखो, क्या बोल रहा था मैं कि इस दिशा में यदि क्या बना है आपका, अपन करंट ले, तो ग्राफ देखता हूं मैं, सेम है। अब करंट को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, करंट को मतलब उल्टी दिशा में घुमा दो, माइनस साइड, और ग्राफ देखो सेम है कि नहीं? सेम है ना? तो ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो मतलब इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आया, और जब इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आया, इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, बाइलेटरल एलिमेंट। तो ग्राफ देख के हम समझ सकते हैं कि ये एलिमेंट हमारा क्या है, बाइलेटरल एलिमेंट्स है। ठीक है। दूसरा चीज, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, और वहां देखो ग्राफ क्या है, तो वहां ये ग्राफ है। लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में आप जैसे ही जाओगे करंट को, तो आप ग्राफ देखोगे तो वहां का तो अलग ही ग्राफ है, ये ग्राफ है। हम्म, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये ग्राफ और ये ग्राफ, मतलब आपका जो ये कोऑर्डिनेट 1, और अभी इस ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट 2 में, दोनों में क्या है, समानता नहीं दिख रही। कोऑर्डिनेट 3 है, सॉरी, कोऑर्डिनेट 3 में कोई समानता नहीं दिख रही, बराबर नहीं है ग्राफ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये मत समझना कि कोऑर्डिनेट 1 और कोऑर्डिनेट 3 को देख रहे हैं हम, ये नहीं देख रहे। इस ग्राफ के लिए देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, मेन पॉइंट, पॉजिटिव करंट और निगेटिव करंट। पॉजिटिव साइड जाओ और नेगेटिव साइड जाओ। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जाने से यहाँ का ग्राफ, यहाँ का ग्राफ, या जहां भी ग्राफ बना रहे, दोनों सेम रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा, बाइलेटरल। अदरवाइज अगर सेम नहीं रहा तो वो क्या बन जाएगा आपका, यूनिलैटरल। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, बाइलेटरल यूनिलैटरल का? ठीक है, क्लियर, गुड। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट जो मैं अभी पढ़ा रहा था आपको, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट दूसरा दूसरा क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट मतलब मैंने क्या बताया आपको, सोर्स। पैसिव मतलब क्या बताया मैंने आपको, लोड। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सोर्स यदि क्या करता है, पावर डिलीवर्ड। लोड क्या करता है भाई, पावर एब्जॉर्ब। ठीक है। अगर कोई पावर डिलीवर करता है तो उसका पावर की वैल्यू क्या आती है, पावर डिलीवर करता है तो उसकी पावर की वैल्यू क्या आती है,
निगेटिव। और यदि कोई डिवाइस पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको क्या आता है, V इंटू आई क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो क्या मतलब कहाँ कहाँ से हम कॉन्सेप्ट को लिंक कर देंगे, इसलिए आप क्लास को रिवाइज किया करो। ठीक है, ये हो गया मेरा प्लस V, ये हो गया प्लस आई, ये हो गया माइनस V, और ये हो गया आपका माइनस आई। ठीक है, आप मेरे को बताना यहाँ पर यदि V इंटू आई करूंगा तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ जो पावर आएगा वो क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। गुड। तो ये बताओ मेरे को, अगर कोई एलिमेंट का ग्राफ यहाँ पर है, किसी एलिमेंट का ग्राफ कोऑर्डिनेट 1 में है, कोऑर्डिनेट 1 में है, सिर्फ कोऑर्डिनेट 1 में है, ध्यान से मेरा वर्डिंग सुनना, ओनली कोऑर्डिनेट 1 में है, तो ये कौन सा होगा, एब्जॉर्ब, क्योंकि P पॉजिटिव है ना, तो एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब क्या हुआ है, लोड। उल्टा जाओ, P पॉजिटिव मतलब वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब मतलब वो लोड होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो भी एलिमेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, पैसिव एलिमेंट्स। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव, तो पावर क्या होगा भाई, निगेटिव। और उल्टा जाओ यहाँ से, पावर निगेटिव मतलब डिलीवर, डिलीवर मतलब सोर्स, सोर्स मतलब एक्टिव, तो ये क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि यदि कोऑर्डिनेट 2 में, सिर्फ यदि किसी का भी ग्राफ कोऑर्डिनेट 2 में है तो वो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा आपका, एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। थर्ड, इसमें पावर क्या आएगा, थर्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट में पावर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव आया, माइनस इंटू माइनस प्लस V इंटू आई, तो पावर पॉजिटिव है, यदि पावर पॉजिटिव है तो उल्टा जाओ, पावर पॉजिटिव एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब लोड, लोड मतलब पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, बिकॉज पावर पॉजिटिव है तो थर्ड में जो भी आएगा वो पैसिव। ठीक है, समझना। तो इसका मतलब ये एक चीज देखो आप, एलिमेंट, आप एक चीज क्या देखोगे कि यदि कोई किसी का भी ग्राफ 1 में भी है और 3 में भी है, अगर दोनों में भी एक साथ है तो वो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, पैसिव। ठीक है, अब तीसरा क्या आएगा, पावर फोर्थ, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, पावर निगेटिव। और यदि पावर निगेटिव है तो कौन सा होगा वो, डिलीवर, डिलीवर मतलब सोर्स, सोर्स मतलब एक्टिव। वर्ल्डिंग का खेल है बाबू, समझ रहे हो कि नहीं है, समझ रहे हो, बाबू मतलब बच्चे। ठीक है, तो P इज इक्वल टू निगेटिव, तो ये क्या हो गया आपका, एक्टिव एलिमेंट। क्लियर, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब मेरे को ये बताओ भाई कि यदि कोई एलिमेंट आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, उसका ग्राफ, तो कौन सा एलिमेंट होगा वो, हम्म, यदि वो थर्ड में है और आपका 2 में है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, एक्टिव और पैसिव दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, यही बोलोगे ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर कोई एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट है, मैं आपको समझाता हूँ, फिर से मैं ग्राफ बनाता हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और इस ग्राफ से आपको चीज़ों को क्लियर करना है। पहले एकदम सिंपल ग्राफ, उसके बाद थोड़ा हार्ड ग्राफ, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैसे, ये हो गया आपका एक, ये हो गया आपका दूसरा, दो कर्व मैंने आपके सामने रख दिया है।
ठीक है, आप मेरे को बताओ इसमें से कौन सा एलिमेंट आपका पैसिव एलिमेंट है और कौन सा ग्राफ किसी एक्टिव एलिमेंट का है। हम्म। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अब आप देखो, इस कोऑर्डिनेट में हम सबसे पहला काम क्या किया करो पता है, पहले ये चेक किया करो कि v और i, v और i, v और i दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो i और v का मल्टीप्लीकेशन यहाँ क्या आ रहा है, निगेटिव। i और v का मल्टीप्लीकेशन यहाँ क्या आ रहा है, निगेटिव। तो पावर यहाँ भी निगेटिव और पावर यहाँ भी निगेटिव, और जहाँ पावर निगेटिव मतलब वो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है किसी भी ग्राफ में यदि वो ग्राफ आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में हो या वो ग्राफ आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो, ठीक है, तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा, तो क्या होगा वो एक्टिव, ये एकदम एक्टिव एलिमेंट। अब इसको यदि रामबाण की तरह आप याद कर लिए और कुछ और नहीं सोचे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको क्या की तरह याद कर लो, इसको रामबाण की तरह याद कर लो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट आप यदि याद कर लिए और ज़्यादा सोचे नहीं, कंफ्यूज नहीं हो गया आप, सर ने बोला विश्वास कर लो कि ये सही है। ये कौन सा है, पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो यहाँ मैं एक वर्ड लिखूंगा, अगर मे बी, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, मे बी, अगर कोई कर्व पहले में रहा और तीसरे में रहा, मे बी लिखा हूँ, मे बी, तो वो पैसिव हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं। मैं समझाऊंगा कैसे। वर्डिंग का खेल है भैया, वर्डिंग का खेल है। ठीक है, मे बी लिखा हूँ, मे बी, और यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली लिख दिया है और वहां पर मैंने क्या लिखा है, मे बी। समझ आया, आया कि नहीं, क्लियर है चीजें, गुड। हमको चीजों को पूरा क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बुक में क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है बुक में, नहीं, क्या पढ़ना है तो क्वेश्चन। ठीक है, एक ग्राफ और बना देता हूँ भाई, एक ग्राफ ये बनाता हूँ। यहाँ मैं दो ग्राफ बनाता हूँ। ये दो ग्राफ है, ठीक है। ये दो ग्राफ है, बताओ ये कौन सा एलिमेंट है। एक तो बताना है पैसिव भी है एक्टिव भी नहीं, एक तो बताओ क्या है। एक्टिव एलिमेंट, और ये नहीं समझ आया, यही तो खेल है ना। क्या लिखा हूं मैं यहाँ, इसको छोड़ो, छोड़ दो। दूसरा या चौथा में यदि कोई भी ग्राफ दिखा, इसका मतलब आप बिना सोचे क्या करो उसको एक्टिव एलिमेंट। अब मैं समझाऊंगा क्यों और कैसे, उसको छोड़ो। लेकिन यहाँ यदि मैं कुछ देख रहा हूँ सर, तो आपको क्या दिख रहा है कि सर ने तो बोला था कि यदि कोई भी ग्राफ दूसरा में हुआ, बाकी कहाँ है ये सब नहीं सोचना है, तो कोई भी ग्राफ यदि दूसरा में हुआ तो वो एक्टिव होगा, कहने का मतलब ये एक्टिव एलिमेंट है। मैं बताऊंगा कैसे। फिर यहाँ पर भी देखोगे कोई भी ग्राफ यदि चौथा में हुआ, बाकी को छोड़ दो, बाकी को छोड़ो, आप सोचो मत। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ यदि चौथा में आया तो सर ने बोला था कि वो एक्टिव एलिमेंट है। समझ आया कि नहीं। अब देखो, कोई बैटरी, एक बैटरी का एग्जांपल लेता हूँ।
बैटरी को मैं क्या बोलता हूँ? एक्टिव एलिमेंट है, बोलता हूँ कि नहीं? तो कोई बैटरी एक्टिव एलिमेंट कब होता है? जैसे ये कोई बैटरी है, ई बी ई, और ये क्या कर रहा है? किसी लोड को डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस टाइम में ये क्या हो गया? आपका ये सोर्स है कि नहीं? तो इस टाइम में ये क्या हो गया? एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट, तो यहाँ पर इसका जो पावर आ रहा है ये क्या होगा? P इज इक्वल टू निगेटिव। क्योंकि ये लंबे समय तक क्या कर सकता है? इस लोड को पावर डिलीवर कर सकता है ना? शॉर्ट पीरियड मतलब क्षण भर होता है, क्षण भर। फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब पावर डिलीवर टू द लोड फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन मैं आपको देता हूँ। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि मान लो कोई और दूसरा सोर्स है Vs, और ये बैटरी अब उससे क्या हो रहा है? आपका चार्ज हो रहा है। ऐसा होगा ना, यही बैटरी है, सेम बैटरी। अब ये तो डिलीवर्ड हो रहा है, लेकिन ये बैटरी क्या हो रहा है? अब यहाँ से करंट ये क्या कर रहा है? वापस ले रहा है। तो ये क्या होने लग गया? अब चार्ज होने लग गया। तो जैसे ये चार्ज हो रहा है, तो अब इसका बिहेवियर किसकी तरह हो गया? इसका बिहेवियर किसकी तरह हो गया? लोड की तरह। लोड मतलब एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब P इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब मेरे को ये, तो यहाँ पर ये पैसिव एलिमेंट हो जाएगा क्या? एक्चुअली ये क्या है? ये तो सोर्स है। एक्चुअली ये क्या है? सोर्स है। ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये चार्ज होने के लिए ले लिया, लेकिन ये चार्ज हो क्यों रहा है? ये चार्ज इसलिए हो रहा है कि ये क्या करें? सोर्स बन के ये डिलीवर कर पाए। ये पैसिव एलिमेंट नहीं है। पैसिव एलिमेंट का हमेशा का क्या काम है? उसको एब्जॉर्ब करना है, खाना है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, खपत करना है, मान लो जैसे भी, लाइक दैट। लेकिन एक्टिव एलिमेंट का काम क्या है? डिलीवर करना, देना किसी भी टाइप के पावर को। यहाँ हम लोग अभी डीसी पढ़ रहे हैं, डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक ही प्रकार का पावर को ले रहे हैं, पी, एक्टिव पावर को। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये भले लोड की तरह किसी समय में ये बिहेवियर कर रहा है, लेकिन फाइनली फिर ये क्या हो जाता है? ये चार्ज इसलिए हुआ है कि ये डिलीवर करे। इसलिए कोई भी एक्टिव एलिमेंट पैसिव की तरह बिहेव किया तब भी वो एक्टिव रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी एक्टिव एलिमेंट कुछ समय के लिए वो पैसिव की तरह बिहेव किया तब भी वो क्या रहेगा? एक्टिव एलिमेंट ही रहेगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पास वर्ड लिखाया। देखो यहाँ पास क्या हो रहा है? यहाँ पास यदि ये बैटरी का करेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पास वो क्या हो रहा है आपका? यहाँ पास वो चार्ज हो रहा है। यहाँ पास कोई बैटरी क्या हो रहा है आपका? चार्ज हो रहा है। और यहाँ पास वो बैटरी क्या हो रहा है आपका? डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि वो डिलीवर कर रहा है। तो जैसे ही वो डिस्चार्ज हो रहा है तो वो निगेटिव, और यदि वो चार्ज हो रहा है तो पॉजिटिव। लेकिन है क्या वो एक्चुअल में? एक्टिव एलिमेंट ही। इसलिए यहाँ पर फिर आप उल्टा जाओगे तो यहाँ पर मैंने कोई चीज लिखाया था कि मे भी हो सकता है कि पहला और तीसरा में रहे तो पैसिव हो, बट हमको इसको नहीं, हमको ये देखना है कि यदि वो दूसरा और चौथा में है तो वो मस्ट होगा कि वो एक्टिव एलिमेंट ही, चाहे वो दूसरा में है चाहे चौथा में है, वो एक्टिव एलिमेंट ही। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, गुड। तो हमने क्या क्या देखा? एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, ठीक है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। चलो इसी ग्राफ में आप बता दो मेरे को, इस ग्राफ में बताओ ये कौन सा है? ये बाइलेटरल है कि यूनिलेटरल है? इसी ग्राफ में बता दो।
यूनिलेटरल क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव करंट जाओगे तो ये दिख रहा है आपको प्रॉपर्टी, और निगेटिव करंट गए तो यहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो गया। पॉजिटिव में गए तो मेरे को ये वाला ग्राफ दिखा, निगेटिव में गए तो कुछ है ही नहीं, ग्राफ चेंज, मतलब ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग है, बराबर नहीं है। तो दोनों जब बराबर नहीं है मतलब ये यूनिलेटरल है। समझ आया? तो ये एक्टिव भी है, ये यूनिलेटरल भी है। ठीक है, दूसरा चीज आप देखो यहाँ पर बताओ ये यूनिलेटरल है कि बाईलेटरल। देखो पॉजिटिव जाओगे आप तो आपको ये बिहेवियर दिख रहा है, लेकिन यदि आप निगेटिव जाओगे तो क्या बिहेवियर है? निगेटिव जाओगे तो बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं, इसका पावर निगेटिव हो गया, हुआ कि नहीं? यहाँ पावर देखो पॉजिटिव है, यहाँ पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। मतलब इसके ग्राफ में बिहेवियर में क्या आ गया आपका, चेंजेस आ गया। तो चेंजेस जैसी आया तो इसलिए ये क्या है आपका, यूनिलेटरल है। समझ आए कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर, कॉन्सेप्ट। लीनियर और नॉन लीनियर कर्व तो आप देख के ही पहचान सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लीनियर एलिमेंट एलिमेंट और दूसरा नॉन लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट मतलब आप ग्राफ देख के ही आपको समझ आ जाएगा। आपको ग्राफ देख के ही समझ आ जाएगा। ये मतलब इसका हमेशा किसी भी पॉइंट पे v बाई आई रेशियो क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, नॉन लीनियर ग्राफ को देख के समझो, ये क्या है आपका, पॉइंट टू पॉइंट आपका ये चेंज हो रहा है, तो ये नॉन लीनियर है। v बाई आई रेशियो आपका कांस्टेंट नहीं है किसी भी इस पॉइंट में, है क्या कांस्टेंट, है? नो। तो v बाई आई रेशियो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ v बाई आई रेशियो, सॉरी v बाई आई रेशियो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पर v बाई आई रेशियो आपका कांस्टेंट है, इसलिए लीनियर एलिमेंट है, इसलिए ये नॉन लीनियर एलिमेंट है। ये बताओ ये बाई डायरेक्शनल है? बाई डायरेक्शनल है ना, इसका मतलब ये है कि कोई भी लीनियर एलिमेंट बाई डायरेक्शनल भी होता है, लेकिन हर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट लीनियर हो सकता है क्या? क्यों? मतलब याद रखो कि कोई भी एलिमेंट यदि आपका लीनियर है तो वही एलिमेंट आप लिख लो अपने कॉपी में कि कोई भी एलिमेंट यदि लीनियर है तो वो बाई डायरेक्शनल भी होगा, लेकिन कोई बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है वो लीनियर नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, मे भी हो सकता है। ठीक है, तो इफ एनी एलिमेंट if any element if any element has have linear property linear linear property then 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 देन क्या होगा, वो बाईलेटरल भी होगा, है ना? देन देन एट सेम टाइम एलिमेंट हैज bilateral property, element has bilateral प्रॉपर्टी। याद रखना लेकिन
ये वाला स्टेटमेंट नॉट वाइस वर्सा, नॉट वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा सही नहीं है। इसका उल्टा क्यों सही नहीं है भाई? देखो, यदि मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊंगा ना तब आपको समझ आएगा। सर बोलेंगे कि सर रटवा दिए, मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई ये ओपेम का ग्राफ है, इस टाइप का कुछ बनता है। चलो ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसी का ही बोलो, बहुत सारे का ग्राफ है, छोड़ो वो सब, किसका है किसका नहीं वो सब नहीं जानना है अपने को, है ना। V माइनस वी, आई माइनस आई, बताओ ये लीनियर है क्या? लीनियर है। देखो, यहाँ पास कोई स्लोप है, कोई भी m1 स्लोप है, ये भी मान लो वही m1 स्लोप है, लेकिन यहाँ पर स्लोप क्या है? जीरो है भाई। कांस्टेंट मतलब वही जीरो है ना। तो यहाँ पर जीरो है तो स्लोप क्या हो गया आपका? चेंज हो गया ना। तो यहाँ पर स्लोप क्या है? चेंज है। तो v बाई आई रेशियो क्या होगा? डिफरेंट है ना। यहाँ पर v बाई आई रेशियो नॉट कांस्टेंट है। तो जहाँ v बाई आई रेशियो नॉट कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? नॉन लीनियर हो गया। समझ आएगी नहीं? ये नॉन लीनियर है। लेकिन आप ये बताओ कि यदि मैं इसको पॉजिटिव साइड ले जाऊं, मैं पॉजिटिव साइड जाऊं और मैं देखूं इसका प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये है, ठीक है। और यदि मैं नेगेटिव साइड भी जाऊं, यदि मैं नेगेटिव साइड भी जाऊं तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये है। समझ आएगी नहीं? तो प्रॉपर्टी तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका? बाई डायरेक्शनल है। ये बाई डायरेक्शनल है मत ये नॉन लीनियर है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई लीनियर रहता है वो बाई डायरेक्शनल होगा, लेकिन कोई बाई डायरेक्शनल है वो लीनियर हो ये जरूरी नहीं है। वो मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता। देखो, ये बाई डायरेक्शनल है लेकिन नॉन लीनियर है ना। लेकिन ये ग्राफ देखो, यदि कोई लीनियर है तो वो आपका सेम टाइम उसके पास बाइलेटरल प्रॉपर्टी भी होगी। ये बाइलेटरल भी है, ठीक है, नॉन लीनियर है। क्लियर? कोई डाउट कॉन्सेप्ट में? नो डाउट, गुड। वो ठीक है, लम डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको उतना कोई मतलब नहीं हो सब पढ़ने का। क्या ही करोगे, लम डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ भी लिए तो जानोगे ही ना बस। वो तो पढ़ लेंगे, लम डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, पावर सिस्टम में आपको हम पढ़ा देंगे। जब वो पढ़ते हैं ना लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, उस टाइम बता दूंगा मैं दिक्कत नहीं है। जो नेटवर्क पर्सपेक्टिव काम का है उसको हम पढ़ते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोर्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सोर्स। सोर्स, सोर्स जो होता है आपका, सोर्स जो होता है ना, वो क्या होता है आपका? दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट सोर्स, और एक होता है आपका डिपेंडेंट सोर्स। तो सोर्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट सोर्स, और दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट सोर्स। व्हाट इज डिफरेंस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट? बताओ तो, क्या होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में? डिफरेंस क्या होता है भाई? हम्म, हाँ, वो दूसरे पे डिपेंड, मतलब उसका बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है।
लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स का कोई बिहेवियर चेंज नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है? ये इन्फिनाइट टाइम तक क्या करता है? वोल्टेज या करंट, दो टाइप का होता है ये। इन्फिनाइट टाइम तक क्या करता है ये? पावर डिलीवर करता है। ठीक है, और ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे लिख लो, इन्फिनाइट टाइम तक ये क्या करता है? पावर डिलीवर करेगा। पावर डिलीवर्ड करेगा। पावर डिलीवर्ड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन डिपेंडेंट सोर्स क्या करता है? डिपेंडेंट सोर्स कब एक्टिव होता है? ये एक्टिवेट करना पड़ता है इसको। एक्टिवेट करते किसके द्वारा? किसी वोल्टेज पे, वोल्टेज के द्वारा, कोई भी वोल्टेज हो सकता है, या फिर किसी करंट के द्वारा। ठीक है, कहीं बस का भी वोल्टेज और कहीं बस के भी करंट के द्वारा इसको क्या करते हैं? इसको एक्टिवेट करते हैं। अब डिपेंडेंट सोर्स प्रैक्टिकली किसमें, मतलब हम देखते हैं, हम जब सर्किट एनालाइज करते हैं किसी बीजेटी का, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, तब हम इसको क्या करते हैं, हम मतलब उसको वैसा बनाते हैं। ओरिजिनली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एनालिसिस पर्पस से हम क्या करते हैं, एक डिपेंडेंट सोर्स नाम का चीज, मतलब उसके बिहेवियर को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं एक सर्किट में, कि इसका बिहेवियर इस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे ऊपर कुछ चीज़ों पे डिपेंड है। तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसे, मेरा रिस्पॉन्स मतलब जैसे मैं आपको बोल दिया, कल आपको पता नहीं था कि आपको क्या करना है, मैं आज के क्लास में बोल दूंगा कि कल एक काम करते हैं, आपको सरप्राइज टेस्ट सीरीज देते हैं। या कल मैं क्लास लेने आया और मैंने आपको बताया नहीं, और यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर टेस्ट सीरीज, और मैं आया और मैं अचानक से बोल दिया आपको कि आप का आज टेस्ट है और ये टेस्ट के क्वेश्चन हैं, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप कुछ और सोचोगे, आप कुछ और करोगे, आपने कुछ और चीज का प्रिपरेशन किया था, बट आपका बिहेवियर चेंज हो गया, बिकॉज इस क्लास में आप मेरे हिसाब से चलोगे। ठीक है कि नहीं? इस क्लास में बाहर आप क्या करते हो वो अलग बात है, दूसरे टीचर्स के में आप क्या करते हो अलग बात, लेकिन एट दैट टाइम आपका जो बिहेवियर है इट इज डिपेंड अपॉन मी। मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगा आप वो करोगे। ओके, है ना, रिलेटेड टू सब्जेक्ट। तो वो क्या हो गया, डिपेंडेंट। तो इस ऐसे होते हैं डिपेंडेंट सोर्स। इस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस सोर्स का यूज करता हूँ। तो वो डिपेंडेंट सोर्स किसी सर्किट के किसी पार्ट में किसी वोल्टेज पे डिपेंड हो सकता है। वो जो सोर्स है वो किसी सर्किट में किसी पार्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड हो सकता है। तो उस बिहेवियर को हम शो करने के लिए डिपेंडेंट सोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, इतना काफी है समझने के लिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक जब ये सब पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीजें क्लियर रहेगी। ओके, अब आप देखो, इंडिपेंडेंट सोर्स इन्फिनाइट टाइम तक का पावर डिलीवर करता है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स कौन कौन सा होता है आपका? एक वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स होगा, और दूसरा आपका करंट सोर्स होगा। अब इसमें भी डिपेंडेंट सोर्स में भी क्या होगा आपका, डिपेंडेंट सोर्स में भी क्या होगा आपका, वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। करंट सोर्स
वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और क्या हो सकता है? करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है ना? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है भाई। ये डिपेंडेंट सोर्स को हम कैसे शो करते हैं, मैं एक ठो बता देता हूँ। ऐसे डायमंड शेप में लगभग हम इसको शो करते हैं। ठीक है, इस टाइप का। अब प्लस माइनस करंट ये सब पे डिपेंड करता है। वोल्टेज जो रहेगा उसको अपन ऐसा शो करेंगे, और करंट जो रहेगा उसको हम लोग ऐसा शो करेंगे। ठीक है, बेसिक है। अब हम लोग थोड़ा इस सोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स। तो नेक्स्ट लिखो आप इंडिपेंडेंट सोर्स। मैं आपको बहुत बेसिक से उठा रहा हूँ और कहाँ पटकूंगा? हैं? कहाँ पटकूंगा तुम लोग को? बताओ, कहाँ पटकूंगा? बेसिक से उठा के एक्सपर्ट लेवल पे जाके छोड़ दूंगा। ठीक है। अब यदि तुम्हारा बेसिक अच्छा नहीं हुआ ना, तो एक्सपर्ट लेवल में पूरा हवा में जाओगे, बहुत ये सर तो अच्छा नहीं पढ़ाते हरीश सर। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा, है ना? और अभी तुम यदि लाइटली लोगे कि ये सब तो मेरे को आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे फिर वहां पर लैग कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व में। क्योंकि सर्किट मतलब क्या है, आपको मेनली क्या करना है? आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो हमको क्या क्या करना है? मेनली क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो चलो इंडिपेंडेंट सोर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर करंट सोर्स का। यहाँ पर ठीक है भाई। सबसे पहले इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से शो करते हैं, प्लस माइनस वी एस सोर्स। करंट सोर्स को कैसे शो करते हैं हम लोग? बोलोगे आप सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, हमको आता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज, आइडियल 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 वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब उसके साथ वो सीरीज में लगा रहता है। ठीक है, मैं अभी लिखवाऊंगा उसको भी। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। और कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? दूसरा चीज, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स
का जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है आपका, इंटरनल आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका रहता है, इंटरनल 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 रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अनकनेक्टेड इन, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट लिखो। और प्रैक्टिकल का क्या होगा, प्रैक्टिकल का क्या होगा वोल्टेज सोर्स का, आर इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, कनेक्टेड इन सीरीज। तो प्रैक्टिकल। और तीसरा, तीसरा लिखते जाओ, प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स होता है, प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स होता है उसका जो आर इंटरनल होता है इज नॉट इक्वल टू इनफिनाइट। यहाँ तक लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यदि ऐसा है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को, वी एस, और उसका सीरीज में क्या करेंगे हम, आर इंटरनल। ठीक है। और यदि मेरा करंट सोर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, आर इंटरनल। समझ आया कि नहीं। अब इस आर इंटरनल से हमको प्रॉब्लम क्या होती है, यदि ये आर इंटरनल की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, यदि इस आर इंटरनल की वैल्यू बढ़ते जाएगी, कहाँ से, जीरो से लेकर। ठीक है। इस आर इंटरनल की वैल्यू यदि जीरो से लेकर ज्यादा बढ़ते जाए तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। मान लो यहाँ मैं लोड लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, यदि मैं लोड कनेक्ट करूंगा तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो ये भी तो कुछ खाएगा ना। तो जितना ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी उतना ही वोल्टेज को ये खाते जाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छा चीज है क्या, नहीं। तो आर इंटरनल जितना यदि बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ाया है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल है कि आप ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होना है, नहीं। इसलिए हमको ट्राई करना चाहिए कि आर इंटरनल जो है, आर इंटरनल की जो वैल्यू टेंस टू क्या होना चाहिए आपका, जीरो के करीब रहना चाहिए। ये हम कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल, पूरा जीरो नहीं कर सकते, लेकिन पूरा प्रयास हमारा रहता है कि उसकी जो वैल्यू हो वो क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है। मिनिमम कहाँ कितना हो, वो जीरो हो। लेकिन यदि मैं इसी चीज को करंट सोर्स में देखूं तो चीजें उल्टा हो जाती हैं। करंट सोर्स में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पास मैं लोड लगा रहा हूँ, ध्यान से समझना। यदि आर इंटरनल की वैल्यू इनफिनाइट है, इनफिनाइट मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। इनफिनाइट मतलब क्या होता है आपका, ओपन सर्किट। यदि ये ओपन सर्किट है तो पूरा का पूरा करंट इधर से होके जाएगा ना, इस लोड से, तो ये अच्छा है। लेकिन यदि मैं आर इंटरनल को मैं जीरो कर दूं, आर इंटरनल की वैल्यू को जितना मैं कम करूंगा, जितना घटाते जाऊंगा इसमें, उतना ही लोड करंट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा कि नहीं। लोड करंट क्या होते जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट पाथ को फ्लो, मान लो इसको मैं शॉर्ट कर दिया
तो पूरा करंट यहाँ से चले जाएगा और लोड को नहीं जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यदि मैंने इसको सॉल्ट कर दिया, जोड़ दिया, समझ रहे हो ना, तो पूरा करंट यहाँ से चले जाएगा। कहने का मतलब देखो, यदि आपने कोई स्विच रखा है, इसको समझो इस चीज को, कई लोग समझ नहीं पाते। जैसे ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है, इस स्विच से आपने क्या किया है, इस स्विच से एक यहाँ पर कूलर चल रहा है, ठीक है, कूलर, है ना। और वही बस किसी इंसान ने क्या किया, बदमाशी कर दिया, और क्या कर दिया, ये दोनों पॉइंट को जोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। क्या कूलर चलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पूरा करंट कहाँ से फ्लो हो गया, यहाँ से। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, R इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो? तो R को मैं जितना कम करूंगा उतना ही लोड करंट क्या होते जाएगा आपका, कम होते जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना रहता है, जस्ट उल्टा। क्या करना रहता है भाई, यहाँ बस मेरे को R इंटरनल की जो वैल्यू है, R इंटरनल की वैल्यू को हमको किसके करीब ले जाना है, इन्फिनाइट के करीब। मतलब लार्ज वैल्यू रखना है। इसमें क्या रखना है, स्मॉल वैल्यू रखना है, स्मॉल वैल्यू रखना है, और इसमें लार्ज वैल्यू रखना है, तब हमारे लिए अच्छा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, करंट सोर्स का एक आठो एग्जांपल बता। तो वोल्टेज सोर्स का तो बैटरी है, चलो वोल्टेज सोर्स ये क्या है, ये तो बैटरी, इसका चलो एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ तो करंट सोर्स का। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ तो करंट सोर्स का, बताओ ना, क्या होगा प्रैक्टिकल एग्जांपल। सोलार पीवी पैनल, सोलार पीवी पैनल इसका एक एग्जांपल है। और भी बहुत है, आप सर्च करना, लेकिन मैं आपको यहाँ सोलार, कभी आजकल क्या है, ये सब इंटरव्यू में पूछ देते हैं, ठीक है। सोलार पीवी पैनल को हम लोग करंट सोर्स की तरह वो करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है, अब देखना। तो ये हो गया हमारा अबाउट द सोर्स। सोर्स समझ आया, क्लियर है? ये सब जेई में पूछते हैं सब क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। सबसे बेसिक लॉज में हम अब आते हैं ओम्स लॉ। कल के क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारा, पिछले क्लास का भी और या आज के क्लास का भी। आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को ही देखेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है भाई, ओम्स लॉ बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या चीज फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ? कुछ और तरीके से लिखवाऊं। द रेशियो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, the ratio of potential difference between between 2 points, between
2 points and current flow through current flow in between in between 2 point is constant if if physical condition if physical condition taken as constant, that is not vary, that is not varying। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जमजुमा रहा है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट एंड current flow in between 2 point is constant if physical condition taken as constant, that is not varying। ये अब इसको हम लोग ना पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, रटा रुटाया या ऐसा नहीं काम नहीं करना है अपने को, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये क्या बोल रहा है कि ये कंडक्टर है, इसमें कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट क्या है हमारा ए पॉइंट, और ये कंडक्टर में ये पॉइंट क्या है हमारा बी पॉइंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका वी ए बी, ठीक है, वी ए बी, और यहाँ पर कोई करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या है आपका आई, ठीक है, समझ आए कि नहीं। कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में मैंने 2 पॉइंट लिया वी ए बी, और उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है आई ए बी। अब सेम कंडक्टर है, सेम यही साइज का सेम कंडक्टर, यही साइज का सेम कंडक्टर है, इसमें मैं कोई 2 और पॉइंट लेता हूं, ये 2 पॉइंट लिया, वही पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब यहाँ पर मैं कोई सप्लाई कर रहा हूँ V2 वोल्टेज, सेम कंडक्टर है, सेम फिजिकल कंडीशन, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मान लेता हूँ मैं I2। इसको भी उसी तरीके से ले लेते हैं समझाने के लिए, V1 और I1 सेम पॉइंट है। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का साइज सेम है, उस कंडक्टर का मटेरियल सेम है, सब है, फिजिकल कंडीशन भी सेम है। क्या होता है फिजिकल कंडीशन में बताऊंगा, फिजिकल कंडीशन भी सेम है, और मैं कोई वोल्टेज V1 दे रहा हूँ, ठीक है, V1 दे रहा हूँ, तो करंट जो फ्लो होगा वो I1 होगा। और मान लो मैं कोई वोल्टेज V2 दे रहा हूँ, तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो I2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। इसी को हम बोलते हैं R, और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ आया, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं। तो रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड करंट फ्लो इन बिटवीन 2 पॉइंट इज कांस्टेंट। देखो वोल्टेज मैंने मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट, फॉर एग्जांपल इसको मैं समझाना चाहूँ कि यदि वोल्टेज मैंने वहां पर कितना लगाया 10 वोल्ट लगाया, ठीक है, करंट मेरा कितना फ्लो हो रहा है, चलो 5 एम्पियर मान लेते हैं, 5 एम्पियर, ठीक है, यहाँ पर I1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, तो ये 2 ओम क्या होगा आपका रेजिस्टेंस होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। तो यदि मैं यहाँ पर मान लो 100 वोल्ट अप्लाई किया V2 में, ठीक है,
V2 में यदि मैं 100 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट कितना फ्लो होगा मेरा? 50 एम्पियर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो रेशियो कांस्टेंट रखा है ना, यही ओम्स लॉ बोलता है कि ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा जब आपका फिजिकल कंडीशन क्या हो, कांस्टेंट हो। समझ आया? लेकिन अब व्हाट इज फिजिकल कंडीशन? फिजिकल कंडीशन हो सकता है प्रेशर, फिजिकल कंडीशन हो सकता है आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये आपका फिजिकल कंडीशन हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो ये कोई मटेरियल है, ये हमारा कोई दूसरा मटेरियल है, ठीक है, सॉरी सेम मटेरियल है, और इसका यही सेम मटेरियल का ये भी पॉइंट ए है और ये क्या है हमारा पॉइंट बी है। ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक मिनट यार, इसका साइज को ना इसी टाइप बनाना है। ठीक है, दोनों सेम मटेरियल है, दोनों सेम मटेरियल और साइज भी क्या है अभी सेम है, लेकिन दोनों के फिजिकल कंडीशन में डिफरेंट करता हूँ। देखो ये भी उसी का ए टर्मिनल है, ये भी उसका बी टर्मिनल है। अब मैं इसकी फिजिकल कंडीशन में क्या चेंज करता हूँ समझो, मैं क्या चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर नीचे कुछ रखा और इसमें ये मान लो बर्नर है आपका, बर्नर है, उसमें मैंने क्या लगा दिया, आग लगा दिया। ठीक है भाई, बर्नर है उसमें मैंने क्या लगा दिया, आग लगा दिया। तो ये कंडक्टर किसी आग के ऊपर में है, ठीक है, और ये कंडक्टर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, T1। और यहाँ पर आग लगा इसलिए इसका टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ चलो 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एग्जाम्पल है, भावुक नहीं होना है। तो अब देखो दोनों का फिजिकल कंडीशन क्या हो गया, चेंज, फिजिकल कंडीशन चेंज, तो ऐसे कंडीशन में ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। समझ आया कि नहीं? ओम्स लॉ इनवैलिड। यहाँ हम ओम्स लॉ का यूज करके रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसमें कोई रेजिस्टेंस यदि मान लो आर नॉट आ रहा है तो इसमें कोई रेजिस्टेंस क्या आएगा आपका, आर टी आएगा, मान लो। ठीक है, तो दोनों में जो मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो आर नॉट इज नॉट इक्वल टू आर टी, बोथ आर डिफरेंस। समझ आया? दोनों क्या होगा आपका, डिफरेंस होगा। कहने का मतलब ये क्या है, तो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी, तो ओम्स लॉ इनवैलिड फॉर नॉन लीनियर प्रॉपर्टी। ओम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर लीनियर प्रॉपर्टी। नॉन लीनियर कंडीशन है ना ये, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, फिजिकल कंडीशन चेंज हो गया, ठीक है, तो जैसे फिजिकल कंडीशन हमारा चेंज हुआ तो क्या होगा आपका, एक मिनट रुकना, आपका ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है भाई सब? चलो, यहाँ तक की चीजें समझ आई? हम्म, कोई डाउट है? एकदम ओम्स लॉ क्लियर? गुड। अब मैं क्या बोलता हूँ, आप ये बताओ मेरे को, वोल्टेज देते हो तो करंट आता है कि करंट देते हो तो वोल्टेज आता है? कुछ भी हो सकता है सर। ठीक है, करंट दोगे तो आप वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ऐसे ही, या वोल्टेज दोगे तो करंट आएगा। उससे कोई ज़्यादा अपने को उसमें घूमना नहीं है कहीं। ठीक है, किसी बुक में वी प्रोपोर्शनल आई देता है, किसी बुक में आई प्रोपोर्शनल वी देता है, हमको उसमें ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने उस चीज़ को हटा के ना एक डेफिनेशन ऐसे ही लिखा कि ये जो होता है ना वी अपॉन आई का रेशियो, वो आपका
कोई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वी अपन आई का रेशियो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि दो अलग अलग बुक पढ़ोगे ना आप, तो आपको दो अलग अलग चीजें दिखेगी। मेरे को बताओ रेजिस्टेंस का जो ग्राफ होगा वो कौन सा वाला सही है, आप बताओगे। मैं ओम्स लॉ को आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, स्कूल में पढ़े हो वो अच्छी बात है। इसमें से बताओ कौन सा ओम्स लॉ के लिए वैलिड है। हम्म? कौन से ओम्स लॉ को शो करता है। अभी इतना सारा चीज पढ़ाया हूँ, बस मेरे को बता दो कौन सा ओम्स लॉ को सही है, पहला कि दूसरा है। और दूसरा नहीं, दूसरा भी कांस्टेंट है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप लीनियर प्रॉपर्टी देखो, ये लीनियर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसी मैं यहाँ पर वी बाई आई रेशियो कुछ है क्या यहाँ पर। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो जीरो हो गया, सब जीरो है, ऐसा जीरो है कि नहीं ग्राफ। सिर्फ यहाँ पर मेरे को कुछ दिख रहा है लीनियर, तो ये कर्व क्या है, नॉन लीनियर कर्व है, ये लीनियर कर्व है क्या। नो, नॉन लीनियर। अभी तो पढ़ाया ना, इसलिए तो पढ़ाते हैं अपन, बच्चों को अब समझ नहीं आता। ये लीनियर कर्व है। तो जहां लीनियर होता है, जब किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी को शो करेगा, तब जाके मेरा ओम्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, और यहाँ ओम्स लॉ ओम्स लॉ इनवैलिड, ओम्स लॉ वैलिड। समझ आया कि नहीं कर्व। अब इसका इसका बताओ तो क्या होगा स्लोप। स्लोप बताओ, किसी भी पॉइंट पे स्लोप बताओ। यहाँ बस मान लो आपका कोई I1 है, मान लो V1 है, क्या होगा स्लोप। अरे स्लोप स्लोप निकालने नहीं आता, मैंने कल पढ़ाया था ना आपको। इसको मान लो y2, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो x1। तो स्लोप m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप, इस कर्व का स्लोप क्या आएगा, इस कर्व का स्लोप होगा y2 में i और I1 और x2 में V1। ठीक है कि नहीं। तो I1 अपान V, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 1/r। ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। 1/r क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। यहाँ तक समझ आया। कोई भी डाउट है यहाँ तक तो बताओ ओम्स लॉ में। हाँ, कोई भी डाउट है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आर लिखे हो, तो उल्टा कर दोगे तो 1/r होगा ना। वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड है, अगर यहाँ पर आई लिख दिया, यहाँ पर वी लिख दिया, तो आर आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे इसको यदि मैं, तो ये स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहता है ना, ऑलवेज, पूरे इसमें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कोऑर्डिनेट 1 में भी देखो 1/r है, और कोऑर्डिनेट 2 में भी वो क्या है 1/r है। लेकिन यहाँ पर ये 1/r है, लेकिन यहाँ पर 1/r नाम का कोई चीज है ही नहीं। स्लोप इज इक्वल टू जीरो है। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, क्लियर हो रहा है ना। तो ये नॉन लीनियर है, तो यहाँ अपना ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ हमारा ये वैलिड, लेकिन बुक में हम क्या करते हैं, इतना ही ग्राफ बनाते हैं, इसको नहीं दिखाते, ये एक्चुअल ग्राफ है। सिर्फ यदि हम इतना दिखाए और पूरा अगर चारों कोऑर्डिनेट को शो किया और यहाँ कुछ नहीं बनाया, तो ओम्स लॉ इनवैलिड, नॉन लीनियर प्रॉपर्टी। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर। क्लियर। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मजा आया कि नहीं, ओम्स लॉ समझ आया। अब क्लियर हो रहा है कि मैंने क्या लिखाया।
ये ओम्स लॉ जो वैलिड है, फिजिकल कंडीशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही चेंज कर देती है लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी को। चेंज कर देगी नहीं, इसको जला दो पूरा कंडक्टर को, पूरा गर्म होके टूट जाएगा, टूट गया तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब नो करंट, है ना। और बोलोगे सर अब तो अपन रेजिस्टेंस लगाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। गुड। तो रेजिस्टेंस है डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, है ना। रेजिस्टेंस यहाँ पर समझ आ रहा है कि यदि मैं टेम्परेचर को वेरी किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी होगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द रेजिस्टेंस, और आज के क्लास के कुछ कुछ क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा। मैं आज सोच के आया था कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट तक मैं आज ले जाऊं आपको, बट वो बीच में थोड़ा कॉल वॉल टाइप का डिस्टरबेंस आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में माय फ्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा रेजिस्टेंस। तो हमारा एक नया पैरामीटर हमारे सामने है, हमारा स्टोरी के टाइप पढ़ो आप, हमारा कौन सा पैरामीटर आया है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, हमेशा पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है, खाता है, एब्जॉर्ब करता है। समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। तो अब उस रेजिस्टेंस के बारे में हम देखेंगे कि वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे उसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड है, कैसे उसकी वैल्यू लेंथ पे डिपेंड है, कैसे उसकी वैल्यू एरिया पे डिपेंड है, कैसे। और रजिस्टिविटी, एक स्पेसिफिक रजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस को सीरीज करने पे क्या आता है, रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन पे क्या आता है, ये सब हम रेजिस्टेंस पे देखेंगे। तो रेजिस्टेंस एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना। आपने हमेशा रेजिस्टेंस को बस यहीं लाके खत्म कर दिया है, कि रेजिस्टेंस इज एक 2 क्लास का टॉपिक है वो, क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो माय फ्रेंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।